हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही छोटा चैप्टर है या फिर हम कहें कि टॉपिक है वेक्टर। और पूरी 11th और 12th इसी के ऊपर टिकी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको बड़े ध्यान से समझना आप। पूरी 11th में, पूरी 12th में कहीं ना कहीं वेक्टर का यूज जरूर होता है, चाहे डॉट प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन को लेके हो, चाहे इनके मैग्नीट्यूड को लेके हो, चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो। तो मैं ऐसा आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको ध्यान से समझेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। तो चलिए, वेक्टर के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वेक्टर पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो फिजिकल क्वांटिटी से पहले कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं या जिसको मेजर करना है, वो वाली सारी चीजें क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब देखो, एक बात ध्यान से देखना, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फोर्स है, कितनी न्यूटन लगा रखी है। वजन है, भाई कितने किलो आलू है या प्याज है या टमाटर है। या दूरी है, या जैसे सेकंड या टाइम हो गया। ये सारी चीजें क्या है, इनको मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है स्केलर, और स्केलर के बाद दूसरा होता है वेक्टर। तो बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होता है, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होता है। बस इतना सा याद रखना है। तो जब स्केलर की बात की जाएगी तो हम ये कहेंगे कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब आप आपसे कोई डायरेक्शन के अगर एग्जांपल पूछे, तो आपसे कोई ये कहे कि भाई मास है, क्या मास की डायरेक्शन होती है? मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो जैसे आलू की बात की जाए, तो 10 किलो आलू है, मुझे उसमें 10 किलो आलू जोड़ने हैं दोबारा। तो वो कितने हो जाएंगे? 20 किलो। और आलू ऐसे तो है नहीं खुले रखे हैं, वो तो कट्टे में तो होंगे ही, या किसी न किसी पॉलिथीन में होंगे। तो ये आलू का कट्टा अगर मैं उधर लेके जाऊं और ये इधर ले आऊं और फिर इनको जोड़ूं, तो क्या आएगा? 20 आएगा। अच्छा, इस आलू के कट्टे के ऊपर ये वाला रख दूं, फिर इनको तोल लूं, तो कितना आएगा? 20 आएगा। अच्छा, इस वाले को इसके ऊपर रख दूं, तो भी कितना आएगा? 20 आएगा। अच्छा, इस बड़े कट्टे के अंदर, एक बड़े कट्टे के अंदर इसको भी डाल दूं और इसको भी डाल दूं, तो भी कितना आएगा? 20 आएगा। अच्छा, डायरेक्शन का कोई प्रभाव पड़ रहा है? इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता डायरेक्शन का। चाहे इसको कैसे भी तोल लो, आलू हमेशा कितने आएंगे? 20 किलो। अच्छा, टाइम, टाइम की बात बताओ। टाइम हमेशा क्या, टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में, आवर में, मिनट के अंदर। तो टाइम की कोई डायरेक्शन होती है? ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे घर की तरफ तो टाइम 12:25 हो रहा है, और मेरे बेडरूम के अंदर तो टाइम है वो 11:30 हो रहा है, और मैं छत पे जाऊं तो 2:45 हो जाए? ऐसा हो सकता है? तो देर इज नो डायरेक्शन ऑफ द टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वी कैन यूज द एग्जांपल टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो, डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे फारेनहाइट में हो, चाहे केल्विन में हो, इट हैव नो डायरेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर। तो वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे बच्चों, फोर्स है। अगर हमारे घर में एक अलमारी है, और अलमारी को सरका के मुझे कोने की तरफ लेके जाना है, अब अलमारी को मुझे धक्का लगाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोने की तरफ ले जाना है और बाहर की तरफ धक्का मारूं तो वो कोने में चली जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। मैंने वर्क के बारे में आपसे बहुत बार बताया था कि वर्क क्या होता है, कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी, देन इट विल डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो वर्क हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, दो वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? स्केलर आता है। इसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वेक्टर के बारे में कर रहे थे, जिनकी डायरेक्शन होती है और जिनकी मैग्नीट्यूड होता है, वो चीजें क्या कहलाती हैं? वेक्टर कहलाती है। तो एक्सकलेशन की भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का भी और फोर्स का भी। तो वेलोसिटी क्या होती है वैसे बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो ओवर अल्फाबेट। यदि कोई भी एरो हो, जैसे सी है, सी के ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये वेक्टर है। ठीक है? या फिर इसको बहुत बोल्ड तरीके से लिख दिया जाए, बुक्स में कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत बोल्ड तरीके से लिख रखा है बिना एरो के, तो उसको भी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं? वेक्टर के रूप में दे सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एरो उसके ऊपर लगाए ही लगाए। जैसे बोल्ड के मतलब ये है, जैसे मान लो एच है, एच वेक्टर हमें करना है, तो एच ऐसे लिखा होगा, बहुत ज्यादा मतलब बोल्ड होने के बाद लिखा होगा। जिसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा, तो भी ये क्या कहलाएगा? एक वेक्टर कहलाएगा। जैसे एक्सकलेशन के ऊपर हमने एरो लगा दिया, तो वो ये भी क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। तो वेक्टर के ऊपर एक ऐसा एरो लग जाए, ये वैसे मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, लेकिन जैसे सी पॉइंट है या डी पॉइंट है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा हम एरो लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? तो समझ में आया रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ओके, वेल डन। आगे हम देखते हैं
कि इनका एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, जब सेम डायरेक्शन के अंदर दो फोर्स लग रही है, जैसे इस ब्लॉक के ऊपर मैंने 10 न्यूटन यहाँ लगा दिया, 10 न्यूटन यहाँ पे लगा दिया, तो ये इसका मतलब क्या होगा, 20 न्यूटन हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि सेम डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगेगी वो हमेशा क्या होगा, एडिशन, सॉरी, सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी तो उन चीजों का एडिशन हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम साइन देते हैं, किसके अकॉर्डिंग देते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे देखो, अब मान लो किसी एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे एक आदमी यहाँ से न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कितनी, 10, और एक आदमी यहाँ से लगा रहा है, वो भी कितनी लगा रहा है बताओ, 10 लगा रहा है। तो क्या ये ब्लॉक सरक जाएगा अपनी जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगती है तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया बताओ, 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर होगी तो ऐड हो जाएंगी, और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगी तो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, एक बात होती है कि इस ब्लॉक को एक बच्चा तो इधर खींच रहा है और एक बच्चा इधर खींच रहा है, तो इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे कि ये उधर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखो, हाउ टू ऐड द वेक्टर। जब सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। जैसे ये है तो यहाँ पर थीटा 180 डिग्री होता है, और मैं इसको इधर खींच रहा हूँ और मैं दोबारा इसको इधर खींच रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बोलो, 0 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री है। तो उसको हम सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे, जैसे 5 प्लस 5, 5 ही फोर्स इधर लग रही है और 5 ही दोबारा इधर लग रही है, तो आपस में कितना हो जाएगा बोलो, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है तो उसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। जैसे इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर एक बच्चा इधर खींच रहा है और एक बच्चा इधर खींच रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, तो इन दोनों के अंदर एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पिछली स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी जस्ट तीसरा एग्जांपल लिया था हमने कि दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो मान लो ये 10 न्यूटन इधर लग रही है, तो ये 10 न्यूटन इधर लग रही है। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको लिखते जाना, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी राइटिंग समझ में ना आए, प्लस में 2 इंटू ए, 2 के बाद क्या आएगा बोलो, ए, और फिर बी आएगा, तो 2 इंटू ए इंटू बी, और इंटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। उन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो वाला थीटा है जो दोनों के बीच में है, और इस सारे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट हो जाएगा, और वो हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको दोबारा से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा। अब देखना ध्यान से, अब ये मान लो हमने ए मान लिया, और यहाँ पर क्या मान लिया बोलो, बी मान लिया, तो यहाँ से ए का मान हो गया 10, बी का मान भी कितना हो गया 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है बच्चों, 60। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, अगर नहीं पता तो इनको याद कर लो। अच्छा, अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो 3 प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, और एक होता है पॉलीगन लॉ। तो देखो, सबसे बेहतरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में बस तुम्हें ये याद रखना, टेल से हेड को जोड़ना है। अब देखो, एक वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला इसका हेड होता है तो मैं एच से डिनोट करता हूँ, और ये वाली इसकी टेल होती है तो इसको मैं टी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर ये हो गया, और दूसरा वेक्टर भी दोबारा यही हो गया, तो इसमें हेड कौन सा है बताओ, ये वाला, यस, और ये कौन सा है, टेल है। तो जब टेल को हेड से जोड़ेंगे, तो मान लो इसका टेल और इसका हेड, तो ऐसे जोड़ देंगे, देखो हम ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, और इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, इसकी टेल से इसके हेड तक का, वो हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बोलो, रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू। अब देखो, इसमें क्या है, टेल को टेल से जोड़ना है। तो ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, तो इनकी टेल कहाँ है, इन दोनों की टेल कहाँ है बताओ जरा, पीछे की तरफ है, ये टेल है, इसकी ये टेल है, तो इनकी टेल को टेल से जोड़ना है। तो पहले वाला वेक्टर मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया, और दूसरा वाला वेक्टर मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया, दोनों की टेल को जोड़ दिया, देखो ये जुड़ गई, दोनों के हेड अलग है, ये दोनों टेल जुड़ गई। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट निकलेगा। और अब देखो, जैसे ये वेक्टर था, तो इसके पैरेलल में हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो होंगे। जो जो एक रेक्टेंगल होती है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये था, तो इसके सामने इसका जो पैरेलल है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, ये वाली जो भुजा है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम ही है,
क्या है, ये दोनों सेम है। इसी प्रकार पॉलीगन लॉ है, पॉलीगन लॉ के अंदर हम टेल टू हेड जोड़ते हैं। तो टेल टू हेड में कैसे जोड़ेंगे, जैसे इसके अंदर जोड़ा था, अगर बहुत सारे वेक्टर हो जाए, पॉली का मतलब होता है मैनी, सो मैनी, तो मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनको जोड़ना है, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, और फिर चार। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो टेल से हेड को ऐसे, तो ये वाला इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो समझना है, एक ट्रायंगल ला, एक पैरेललोग्राम ला। तो ट्रायंगल ला के अंदर टेल टू हेड होता है, और पैरेललोग्राम ला के अंदर टेल टू टेल होता है, बस। उसके बाद देखो टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में एवरीथिंग सेम है। एवरीथिंग का मतलब चाहे मैग्नीट्यूड की बात की जाए, चाहे डायरेक्शन की बात की जाए, सारी चीजें सेम होंगी, तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। फिर होता है एक नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, हाँ इक्वल वेक्टर का देखो ये निशान नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। डायरेक्शन कैसी हो प्यारे बच्चों, अपोजिट हो। जैसे मैं कह दूं कि एक 5 आई का है और एक -5 आई का है, तो ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में 5 5 है, दोनों सेम है, लेकिन एक तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक किस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर जा रहा है, तो एक इधर 5 है और एक इधर 5 है, तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। फिर तीसरा है पोजीशन वेक्टर, जिसके बारे में हम उसे नए प्लेन को जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में हमें पोजीशन के बारे में बताता है ओरिजिन से। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये ओरिजिन है हमारा, इस ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया R2 वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये P1 पॉइंट कितने से है, R1 से है। अब इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन लगाओ, ये R1 हो गया, ये R12 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, R1 का और R12 का जोड़ किसके बराबर होगा बताओ, R2 के बराबर होगा। ठीक है, तो R1 और R2 सॉरी R1 और R12 का जोड़ होगा R2 के बराबर, तो R12 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। ओके, अब देखो फ्री वेक्टर क्या होता है। फ्री वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए यदि हम किसी वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, एक वेक्टर ए था, यहाँ पर एक वेक्टर क्या था, ये ए था, फिर इसका हेड और इसकी टेल जुड़ गई, ये वेक्टर हमारा मान लो क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये एक ए वेक्टर था, एक बी वेक्टर था। अब हमने क्या किया कि इस वेक्टर को इसकी बिना डायरेक्शन चेंज किए, इसकी डायरेक्शन किस साइड में है, देखो राइट साइड में है, और इसको हमने खिसका दिया, थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो अब देखो, अब ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री बना रहा था, और एक वर्टिकल और सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60, क्योंकि ए प्लस में देखो इसका एंगल का जोड़ और इसका एंगल का जोड़ कितना आना चाहिए, 90, तो 60 प्लस में 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 आ गया। देखो ये बात ध्यान से सुनो, एंगल बताने के लिए टेल टू टेल ज्वाइन करना चाहिए। तो हम जब भी एंगल बताएंगे तो टेल को किससे जोड़ देंगे, टेल से जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट एंगल बताया जाता है। जब अगर हम इसकी बात करें, ये ए वेक्टर हो गया मान लो, और ये बी वेक्टर हो गया, और इन दोनों की जब हमें एंगल बताना है तो ये बड़ा वाला एंगल हो जाता है, जबकि हमें कौन सा एंगल बताना होता है, शॉर्टेस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, हमें देखो लाल पेन से बताता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा आगे खिसकाना पड़ेगा, ऐसे सीधी डायरेक्शन, बिल्कुल सेम डायरेक्शन। और मान लो ये 150 दे रखा था, कितना दे रखा था, 150, 150 दे रखा था। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसमें से मान लो इधर वाला 150 है, तो ये क्या बच गया बेटा, 30 बच गया। तो हमें शॉर्टेस्ट एंगल के बारे में बताना पड़ता है, और ये था फ्री वेक्टर। उसको लिखेंगे वो वेक्टर और अपोन में उसका मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 3k दे रखा है या z के दे रखा है, तो उसमें हम उनके जो मैग्नीट्यूड है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर करता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में कभी भी माइनस का निशान नहीं आता। जैसे 3i प्लस का 2j है, और मैं ये ले लेता 3i माइनस का 2j ले लेता, 3i माइनस का 2j, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे करना था तो ये हो जाता है बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस में वाई क्या है यहाँ पर -2 है, तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया 4, तो 9 और 4 कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया, तो अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो ऐसे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की, ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर दे रखा है, तो फाइंड द वेक्टर अलोंग ए प्लस में बी। तो ए प्लस में बी सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे, तो ए प्लस में बी कैसे जोड़ेंगे, आई वाले को जोड़ देंगे, जे वाले को और के वाले को। तो आई में यहाँ पर आगे 2 है,
और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया बोलो, 3 हो गया। जे में ऊपर -3 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो -1 हो गया, तो -1 जे कैप हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो गया, 5 के हो गया। तो हमारे पास a प्लस में b वेक्टर तो आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बोलो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था कि वो वेक्टर अपोन में उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपोन में उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दो तरीके से लिखा जाता है, या तो सिंपल ए लिख देंगे हम, या फिर उसका वेक्टर लगा के और उसको दो डंडों के बीच में बंद कर देंगे, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो a प्लस में b वेक्टर का कैसे लिखेंगे, तो a प्लस में b वेक्टर लिखो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो a प्लस में b वेक्टर ये हो गया, और मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 9 और 1 10 और 5 5 जा 25, तो 35 हो गया। तो 35 का आंसर निकालेंगे 5.9 आ गया। और इस वाले को a प्लस बी जो हमने अभी ये वैल्यू निकाली थी, इसको 5.9 से भाग कर देंगे। अगर हम चाहें तो सभी के पट्टी में अलग अलग लिख सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो बेटा रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में होता है व्हेन वेक्टर इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल देन इट इज रिजोल्व इन द कंपोनेंट। मैं काफी बार बताता हूँ ये, जब भी किसी दो एक्सिस की बात की जाए और उसके बीच में कोई भी एक वेक्टर दे रखा है जिसके एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर 30 बन रहा है, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है तो वो कंपोनेंट होगा कोस थीटा का। किसका होगा वो, कोस थीटा का। तो यहाँ पर मान लो ए वेक्टर होता तो ये हो जाता ए कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना है बताओ, थीटा है बेटो 30, थीटा कितना है यहाँ पर 30, और दूसरा वाला अपने आप किसका हो गया, साइन का हो गया। अब देखो इसका जिक्र करते हैं हम, जैसे ऐसे हो, मान लो ऐसे दे रखा है, यहाँ पर कोई डी वेक्टर दे रखा है और यहाँ पर 30 एंगल है या 45 एंगल है, तो बताओ किसके साथ एंगल बन रहा है, इसके साथ एंगल बन रहा है, इस वाले लाइन के साथ बन रहा है। अब इस वाली लाइन के साथ बन रहा है तो इसको हम कोस थीटा बोलेंगे, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर यहाँ पर 5 होता तो हम बोलते 5 कोस 45, ये वाला हो जाएगा, और 5 कोस साइन 45 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर। प्यारे बच्चों, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट से और एक क्रॉस प्रोडक्ट से। जैसा कि नाम में है डॉट, तो जब भी हम कोई डॉट लगा देते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगी, इसको बोलेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। और जैसे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों में क्या है बताओ, डॉट प्रोडक्ट है। इसी प्रकार पावर क्या होता है, फोर्स इंटू में वेलोसिटी, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर है हमारा डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्रॉस का मतलब जैसे ये गुणा का जो निशान लगाते हैं इसको हम बोलते हैं क्रॉस। और टॉर्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच में क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था आपसे सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन के अंदर, तो उसमें क्या होता है, आर क्रॉस में पी, ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और देखो ये बात विशेष ध्यान रखना, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर हमेशा स्केलर आता है और वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से देख लेना। दूसरा है, यदि दो वेक्टर का इनटू करने पर आंसर भी वेक्टर आता है। दो वेक्टर को, दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा स्केलर आता है, स्केलर आता है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। और दो वेक्टर का अगर इनटू करने पर आंसर भी वेक्टर आता है तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर ए डॉट बी लिखे तो उसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। हमेशा इसमें कौन सा साइन आएगा बताओ, नेगेटिव साइन आएगा। कैसे साइन आएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। इससे अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगले स्लाइड में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है। इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, के के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 1 होती है। जबकि अगर क्रॉस की बात करें तो आई के साथ, जे के साथ, के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो सेम सेम की अगर डॉट प्रोडक्ट की जाए तो क्या होगी बोलो, 1, और सेम सेम की अगर क्रॉस प्रोडक्ट की जाए तो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। बाकी किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, चाहे आई की जे के साथ, जे की के साथ, के की आई के साथ, हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब देखो इसकी करते हैं, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो आई और आई की 1 होती है, तो आई और आई की तो 1 होगी, और 2 और 5 की 10 होगी। और देखो जे और जे की कितनी होगी, 1 होगी, और 3 और 3 की 9 होगी, लेकिन यहाँ माइनस था तो ये माइनस आ गया। इसी प्रकार के की 1 और 4 और 2 की कितनी होगी प्यारे बच्चों, 8 होगी, ठीक है। इनको हम जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, ए डॉट बी आ जाएगा, ओके। और अब आप ये कहोगे कि सर आई की जे के साथ क्यों नहीं करी, वो इसलिए नहीं करी बेटा क्योंकि आई की जे के साथ 0 होती है, आई की के साथ भी 0 होती है। इसी प्रकार जे की आई के साथ 0 होती है, जे की के साथ भी 0 होती है।
के की आई के साथ भी 0 और के की जे के साथ भी 0 होती है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे आती है बताओ, आई डॉट जे की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो ए डॉट बी इंटू कोस थीटा, ए डॉट बी इंटू में कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो ए इंटू बी इंटू कोस थीटा जी, यहाँ पर ए और बी जो है उसके मैग्नीट्यूड कहलाएंगे। ओके, अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रूव दैट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि ए डॉट बी की वैल्यू 0 दे रखी है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो देखो ए इंटू में बी इंटू में कोस थीटा, ए इंटू बी इंटू में कोस थीटा, हमने वैल्यू रख दी ना इसकी। और ए और बी दोनों पैरेलल हैं, ए भी इस डायरेक्शन के अंदर है और बी भी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इन दोनों के अंदर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। और कोस 180 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू अगर कितनी होगी 0, तो ये 0 होगी, तो 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो जब भी ए और बी वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगी। ये 1 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट, और हम इसको लिखेंगे और कैसे आया मैंने बता दिया। इसी प्रकार यदि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो बेटा एक बात मैं शायद बतानी भूल गया या फिर मैंने हो सकता है बताई भी हो, जब भी ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हम ए और बी की क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो कैसे खुलता है ए बी कोस थीटा, कैसे खुलता है बताओ ए बी कोस थीटा। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड निकालना आपको मैंने सिखा दिया है। तो ए बी कोस थीटा की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्रॉस होता, यहाँ बीच में क्रॉस होता, तो बताओ क्या होता, यहाँ पर ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो ये लाइन देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि ए क्रॉस बी 0 हो तो। अब देखो ये ए है ये बी है, इन दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के अंदर कैसा है 90 डिग्री है, तो साइन 90, साइन 90 कितना होता है बोलो 1 होता है। तो a इंटू बी इंटू साइन 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 1 होने के बाद क्या कर देंगे हम, ए क्रॉस में b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा ये। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे थे तो उसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हमने बताया था। तो इसमें उल्टा हो जाता है बेटा, जैसे ऐसे लिखा करो तुम आई जे और के, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की जे के साथ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो के आएगा, जे की के साथ करेंगे तो आई आएगा, और के की आई के साथ करेंगे तो जे आ जाएगा। तो क्या सभी को समझ में आया ये बात। तो एक अगला हो जाता है, तीन चीजें होती हैं आई जे और के, आई की जे के साथ करेंगे तो के की जे के की अगर आई के साथ करेंगे तो जे, और जे की के साथ करेंगे तो आई हो जाएगा। अच्छा इनको उल्टा कर दिया जाए तो मैंने 2 मिनट पहले बताया था आपको, जब ए क्रॉस में बी करते हैं, ए क्रॉस में बी करते हैं तो वो उसको हम बी क्रॉस में ए नहीं लिख सकते, उसको हम बी क्रॉस में ए नहीं लिख सकते, हमेशा क्या आ जाता है नेगेटिव साइन आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों नेगेटिव साइन। तो देखो आई क्रॉस में जे को हमने के लिख दिया, जब मैं जे क्रॉस में आई लिखूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा। इसी प्रकार जे क्रॉस में के को क्या लिखते हैं आई लिखते हैं, और इसको उल्टा कर देंगे तो के क्रॉस में जे करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। और सिमिलरली दिस, जब क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर घड़ी घूमती है, घड़ी देखो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना घड़ी, और इमेजिन करके देखो आंख बंद करके तो घड़ी ऐसे घूमती है। आई को जे के साथ गुणा करेंगे तो ये आई है हमारा, और आई की जे के साथ गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा के आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो उसका एक बेस्ट तरीका ये भी है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे आई जे और के लिख लेंगे, आई के नीचे पहले ए का जो मैग्नीट्यूड है 2, यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर यहाँ 3, ये 3 यहाँ लिख दिया, 4, 4 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसको यहाँ पर लिख दिया 3, और ये 6 लिख दिया, और यहाँ पर -2 लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, आई वाली लाइन को ढक लेना है, इस वाली लाइन को ढक लेना है, और इन दोनों की गुणा कर देनी है। तो 3 दूनी 6, और माइनस का निशान फिर, और 6 चौक 24, और आई लगा देंगे। फिर माइनस जे करना है, और माइनस जे में इस वाली लाइन को ढक लेंगे हम, इसको और ऊपर वाले को। अब इस 2 की गुणा -2 के साथ कर देंगे, और 4 की गुणा 3 के साथ कर देंगे, और बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार लास्ट में के वाली के अंदर हमें ये ढक लेना है, और इसमें 6 दूनी 12 -3 9, और इस प्रकार हम क्या कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे।
ठीक है। और यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस तरीके से दी जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।